हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर ट्रेनिंग। सो आज इस बैक्टीरियल पैरासाइट के बारे में बात करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड। यू माइट हैव इट एंड आपको शायद पता भी ना हो क्या। सो सी, एच पेलोराई क्या करता है? बेसिकली एक बैक्टीरियल पैरासाइट है। ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में एंटर करता है एंड उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, या बाय गोइंग इनटू द स्टमक वॉल्स एंड इफेक्टिंग इट एडवर्सली। आगे मूविंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कैसे करता है। एक और चीज, अप टू 50% ऑफ द ग्लोबल सॉरी पॉपुलेशन कैरीज एच पेलोरे बैक्टीरिया। ये सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में नहीं आते, कई बार बाद में भी नहीं आते, लेकिन जिन लोगों में आते हैं तो बहुत बुरी हालत होती है उसके बाद। या तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ये आपकी स्टमक लाइनिंग में हाईजैक करता है एसिड प्रोडक्शन को। उसके बाद न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है एंड धीरे धीरे आपके एसिड रिफ्लक्स, अल्सर्स, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, डिसबायोसिस, इवन गट ब्रेन एक्सेस के थ्रू फिर आपके एंजाइटी या डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। एंड बहुत दिक्कत आती है इसमें। या एंड अगर आपको अल्सर्स हैं, गैस्ट्राइटिस है, रेडनेस या इन्फ्लेमेशन आई है आपके इंटरनल सिस्टम में, सो देयर आर चांसेस दैट एच पेलोराई हो सकता है। तो एक्चुअली यार ये क्या करता है एच पेलोराई? ठीक है, इट ड्रिल्स इनटू योर स्टमक लाइनिंग एंड हाइड्स अंडर द म्यूकस लेयर लाइक अ पैरासाइट। ये एक बैक्टीरियल पैरासाइट है, समझना है इस बात को। पैरासाइट डजंट केयर अबाउट द होस्ट। डू ह्यूमन बींग्स एक्चुअली केयर अबाउट मदर अर्थ? नो, राइट? एज अ रेस वी आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ, एडवांसमेंट के नाम पे हमने एनवायरनमेंट का बहुत बुरा हाल भी किया है। या तो सिमिलर सी चीज है कुछ। या अब कैसे इफेक्ट करता है? पहले क्या होता है आपके अर्ली स्टेजेस में, ये स्टमक लाइनिंग में ना सेल्स होते हैं काफी डिफरेंट तरीके के। ठीक है, एक होते हैं जी सेल्स। तो ओवर प्रोड्यूस गैस्ट्रिन करने लगता है वो। ठीक है, वो जब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है तो परीटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। स्टमक इज सपोज टू बी एसिडिक, याद रखना। पीएच होता है स्टमक का 1 से 3 के बीच में, और काफी एसिडिक होता है। तो वो सर्ज के कारण इरिटेशन, अल्सर्स, बर्निंग, या शुरुआत में तो एसिड रिफ्लक्स होगा। ठीक है, धीरे 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 वो अल्सर्स या गैस्ट्राइटिस में बदल सकता है, लेकिन इरिटेशन, बर्निंग और एसिड रिफ्लक्स फीलिंग शुरू में आती है। तो सबसे पहले आपको फिर क्या दिया जाता है, या खुद भी आप क्या करने लगते हो? आप एंटासिड्स लेने लगते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने लगते हो। ठीक है, कि वो एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी जो है आपको लग रही, वो मिटिगेट हो जाए। लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए रूट कॉज एग्रेवेट होता है, याद रखना। एंटासिड्स, पीपीआईज शॉर्ट टर्म बैंडेड फिक्सेस होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते। अब स्टेज 2 क्या होती है? पहले जिन सेल्स को वो स्टिमुलेट कर रहा था एच पेलोराई, उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है। एच पेलोराई कैन नॉट सर्वाइव इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। इसके बारे में भी बात करेंगे कि यार स्टमक तो एसिडिक था, अब एच पेलोराई अंदर चला गया, वो तो मर जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन मरता क्यों नहीं है? ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा अभी बात करेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देखो उसके बाद क्या होता है। परिटल सेल्स यार साइटोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो परिटल सेल्स को डैमेज करते हैं, जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ये नहीं सर्वाइव कर सकता, तो अपने लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल बना रहा है। ये हाइपोक्लोरिड्रिया या लो स्टमक एसिड इवेंचुअली कर देता है, एंड लो स्टमक एसिड के मल्टीपल सिम्टम्स हैं, फिर वो भी आपको आने लगते हैं ओवर टाइम। या एंड low stomach acid can lead to more fermentation and putrefaction in your stomach lining, in the stomach pouch basically, not the lining, and can lead to further dysbiosis or disbalances the gut in the gut microbiome down the line. And वो delayed gastric emptying है अगर अगर तो ऊपर फिर GERD या acid reflux टाइप सिम्टम आने लग जाते हैं, एंड कैन कॉज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर वीकनिंग एज वेल, जो एक वॉल होता है जस्ट अबव द स्टमक। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, स्टमक में बनता है, एंड एसिडिक जो पीएच है एक्टिवेटेड होता है उससे। ठीक है, तो वो फिर प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड रहता है, फर्मेंट करता है, गैस, ब्लोटिंग, फाउल ब्रेथ कर सकता है। या मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे एब्जॉर्ब नहीं होते आपके ढंग से,
या एसिडिक मीडियम टू बी कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, तो ये कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। नेक्स्ट अप, परिटल सेल्स आल्सो मेक इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर B12 एब्जॉर्प्शन इन द इलियम। इंट्रिंसिक फैक्टर परिटल सेल्स बनाते हैं, ये B12 ना स्टमक एसिड में डिसिपेट हो जाता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर उसके ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप चीज होती है ताकि वो वहां डिसिपेट ना हो, एंड लोअर पार्ट ऑफ द GI इलियम में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं है। तो एक ऐसी चीज आपको ब्लड में दिख सकती है कि B12 बहुत लो आता है, राइट, क्रॉनिकली लो या लोअर साइड पे है और कम होता जा रहा है। पेरिटल सेल डैमेज हो जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ड्रॉप्स, B12 डेफिशिएंसी फिर आने लग जाती है। एसिड देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। स्टमक एसिडिक क्यों है, कोई पैथोजेंस पैरासाइट्स अगर आ गए तो उनको मार देगा, राइट। लेकिन अब क्या है, योर बॉडी इज एट मोर रिस्क। खाना खाते हो, बाहर जाते हो, कुछ भी यहाँ से खा लिया, वो आपके बॉडी में इंटरनली चला गया, दैट कैन कॉज मोर इश्यूज। वो पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह पास हो जाएंगे आपके स्टमक से, या कॉजिंग फर्दर इश्यूज, सीबो, कैंडिडा, सारी चीजें फिर हो सकती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। अब आगे चलते हैं। देखो एच pylori कैनॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट, तो वो सर्वाइव कैसे करता है यार, एसिड सेंसिटिव बाय नेचर, कैनॉट सर्वाइव डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड, pH 1 से 2 रहता है, ठीक है, 1 से 3, 1 से 2, ओके। इट सर्वाइव्स बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम यूरिएज व्हिच ब्रेक्स डाउन यूरिया इनटू अमोनिया क्रिएटिंग एन एल्कलाइन बफर। तो एक ना अपने आसपास ये क्लाउड सा बना लेता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, तो सर्वाइव कर पाता, ओके। नेक्स्ट अप, जो अमोनिया न्यूट्रलाइजेज लोकल स्टमक एसिड अलाउइंग H pylori टू रेजिस्ट एसिडिक डैमेज। अब एक और चीज क्या करता है ये, एक फ्लैजेला करके चीज होती है, इसको जो बोलते हैं, तो ये गैस्ट्रिक एसिड से स्विम करके अब म्यूकस लेयर में, जो स्टमक के लाइनिंग में एक म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोजा या म्यूकस लेयर, ओके, वो क्या होती है, उसका पीएच बेसिक होता है, मतलब वो इतनी एसिडिक नहीं होती, तो वहां पे जाके छुप जाता है, वहां पे सेफ फील करता है क्योंकि वो इतनी एसिडिक नहीं है। जब अंडरनीथ चला गया, एपिथेलियल सेल्स, इम्यून सर्वेलेंस, एसिड एक्सपोजर को ये बेसिकली एक छुप जाता है आपके, एज सिंपल एज दैट। अल्टीमेटली जैसे बताया, जी सेल्स को पहले स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रीन प्रोड्यूस करता है, फिर पेरिटल सेल्स को डैमेज कर देता है, फिर डी सेल्स होते हैं, उनको आप बोलो कि उनकी फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, ओवरऑल अपने लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल बनाता है। H. pylori gradually induces hypochlorhydria, creating a favorable environment for its own long-term survival. तो इवेंचुअली क्या है, वो लो स्टमक एसिड ही होने लग जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, दोज आर नॉट बेनिफिशियल, ओके। नाउ थोड़े हेल्थ कंसर्न्स इसके एसोसिएटेड डिस्कस करते हैं। अब H. pylori पेरिटल सेल फंक्शनिंग को सप्रेस करता है, ठीक है, अगर वो होगा तो स्टमक HCl लो होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, आयरन माल अब्जॉर्प्शन, B12 माल अब्जॉर्प्शन, तो अनीमिया, माल न्यूट्रिशन होने का चांस रहेगा। सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का चांस रहता है। माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी जो है वो लोअर होती जाती है। उसके बाद क्या है, डैमेज्ड वैस्कुलर एंडोलिथियम, बेसिकली जो वैस्कुलर इंटेग्रिटी है वो ब्रीच होनी शुरू हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ सकता है, सेरिब्रोवैस्कुलर रिस्क बढ़ सकता है, मतलब ब्रेन रिस्क, राइट। अब और क्या है, गैस्ट्रिक कैंसर रिस्क बढ़ सकते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशंस, गैस्ट्राइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सारी चीजें हैं जो इससे इम्पैक्ट हो सकती हैं, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स परिटल सेल्स जो स्टमक लाइनिंग में होते हैं, गैस्ट्रिक लाइनिंग, पैंक्रियाज, और वैस्कुलर एंडोलिथियम, वी डिस्कस दैट, यस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अप, अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, कोरिलेशंस एंड कॉजेशंस। एक मैं बात आपको बताता हूँ, थ्रू आउट सी आई डोंट ऐड फ्लफ इन माई ट्रेनिंग्स, राइट ऑफ द बैट आई शेयर जो रेलेवेंट थिंग्स हैं, जो आपको समझने में चीजें हेल्प करेंगी और कहीं ना कहीं सॉल्व करने में भी हेल्प कर सकती हैं। तो सिम्टम्स, कोरिलेशंस एंड कॉजेशंस देखते हैं। देखो
डाइजेस्टिव सिम्टम्स क्या है? ब्लोटिंग आफ्टर ईटिंग, अपर स्टमक प्रेशर, nausea on an empty stomach, full quickly after eating. ये काइंड ऑफ लो स्टमक एसिड या हाइपोक्लोरिड्रिया के सिम्टम्स भी हैं. एसिड रिफ्लक्स दैट वर्सन्स विद प्रोटीन और एसीवी. एप्पल साइडर विनेगर क्योंकि एसिडिक होता है, और उसमें क्या है कि इंटरनली अगर आपकी बॉडी, लेट्स से स्टमक इन्फ्लेम्ड है, राइट, रेडनेस है, वहां पे आप और एसिडिक चीज ले रहे हो, स्पाइसी चीज ले रहे हो, तो बर्निंग सेंसेशन आ सकती है. कई बार इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि पहले एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है एच pylori जब बॉडी में एंटर करता है, बिकॉज वो बॉडी को इनिशियली, जैसे वो गैस्ट्रिन बताया, आपको स्टिमुलेट करता है, तो तब एक बारी एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे एसीवी और ऐड करोगे तो वहां दिक्कत आएगी. अब मूड वगैरह का देखो, या ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन फॉग, लो मूड, मोटिवेशन, एंजाइटी विद नो क्लियर रीजन, पुअर फोकस, पैनिक और रेसिंग थॉट्स. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप खाना अच्छे से पचा नहीं पा रहे हो, इंटरनली आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो गट ब्रेन एक्सेस के थ्रू वेगस नर्व इज अनदर पार्ट ऑफ गट ब्रेन एक्सेस. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आपकी मूड मोटिवेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है. 50% ऑफ डोपामीन इज मेड इन द गट, 95% ऑफ सेरोटोनिन इज मेड इन द गट, हॉर्मोन्स ऑफ ड्राइव मूड एंड मोटिवेशन. फिजिकली बैड ब्रेथ आएगा बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ फूड, स्टमक में जो है प्यूट्रिफिकेशन. बेल्चिंग हिकअप्स, वही गैस की वजह से गैस्ट्रिक आपको फील होता है. ठीक है. बिटर मेटालिक टेस्ट, बेसिकली एसिडिक टेस्ट मुंह में आ सकता है. पेल स्किन, लो आयन, बेसिकली पेल स्किन, लो आयन होगा तो आयन अब्जॉर्प्शन अगर हो ही नहीं रहा बॉडी में, पेल स्किन हो सकती है. ठीक है. लो एनर्जी, फटीग, ऑफ कोर्स वाइटल वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे, खाना अच्छे से पचा नहीं पा रहे, तो यही होगा. यूज ऑफ पीपीआईज एंटासिड्स, और आपकी बॉडी में हाइपोक्लोरिड्रिया, स्टमक एसिड, ये चीजें करती रहती हैं, तो ये बैंडेड फिक्सेस होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड आपको ये और ज्यादा रिस्क पे डाल देते हैं आपकी बॉडी को. वेजिटेरियन वीगन फॉर ग्रेटर देन 2 years. देखो, वेजिटेरियंस काफी डेफिशिएंट होते हैं बी वाइटामिन, आयरन, जिंक, सेलेनियम एक्सेट्रा. वीगन्स ये सारी चीजों में डेफिशिएंट होते हैं, बट इनके एडिशन में कैल्शियम, फॉर एग्जांपल दूध वगैरह भी नहीं लेते वो, पनीर वगैरह भी नहीं लेते, दही वगैरह भी नहीं लेते, तो और चीजें भी काफी होती हैं वो बॉडी में उनके नहीं जाती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उनकी बॉडी को, तो यार वो डेफिशिएंट होते हैं, एज सिंपल एज दैट. तो वेजिटेरियंस एंड वीगन्स आर क्वाइट डेफिशिएंट. अब वो डेफिशिएंसीज की वजह से, लेट्स से बी वाइटामिन, जिंक, आयरन एक्सेट्रा, तो वो एक फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप ही बन जाता है कि ना तो वो बॉडी उनकी एब्जॉर्ब कर पा रही है चीजें. ठीक है. दूसरी चीज क्या कि वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए, गट को फंक्शन करने के लिए भी चाहिए, तो वो मिलते नहीं है उसको. हिस्ट्री ऑफ फूड पॉइजनिंग, कोई पहले बैक्टीरिया आ गया, कोई पैरासाइट आ गया, कुछ भी आ गया, उसने आपका गट इकोलॉजी ऑफ कर दिया या गट फंक्शन खराब कर दिया, ऐसा हो सकता है. ड्रग्स और स्मोकिंग की वजह से हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर्स, तो जेनेटिक एस्पेक्ट या हेरिडिटरी एस्पेक्ट बोल सकते हैं, वो भी है. सब्जेक्टिव डेटा में क्या है? बर्निंग विद एचसीएल और एसीवी अगर आपको होता है तो अल्सर या म्यूकोजल लेयर इरोजन है आपके इनसाइड. बर्पिंग, लो प्रोटीन टॉलरेंस, तो लो स्टमक एचसीएल प्लस सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी है या हो सकता है आगे जाके. बी 12 आयरन रेजिस्टेंस डिस्पाइट सप्लीमेंटेशन, मतलब आपकी बॉडी में वो चीजें अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही चाहे आप सप्लीमेंटेशन भी दे रहे हो. ठीक है. क्योंकि परिटल सेल जो है स्टमक में, उनका डिसफंक्शन अब आ चुका है. ठीक है. तो ना इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, एंड ओवरऑल लो स्टमक एसिड है, तो आयन भी अब्जॉर्बेबल आपकी बॉडी में फिर नहीं रहता. नेक्स्ट आप ब्लड मार्कर पैटर्न, ये फंक्शनल रेंजेस की बात है. कन्वेंशनल लैब रेंजेस अलग होती हैं, फंक्शनल मेडिसिन की रेंजेस अलग होती हैं, राइट. जो अब आप जैसे विटामिन डी इज एनीथिंग बिलो 30 इज अ, उसको डेफिशिएंसी बोल देते हैं. लेकिन फंक्शनल रेंजेस में आई कंसिडर कि एटलीस्ट 40 या 50 तो होना ही चाहिए. या एंड ऐसे ही अलग अलग मार्कर्स की अलग अलग रेंजेस होती हैं, 2 फंक्शनल रेंजेस. विदाउट डाइग्रेसिंग फर्दर, हाई मार्कर्स क्या रहेंगे अलॉन्ग विद सब्जेक्टिव सिम्टम्स? ब्लड में एलडीएल इंक्रीज है, ग्लोबुलिन इंक्रीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो ग्लोबुलिन भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा है, तो ग्लोबुलिन ज्यादा होगा. ठीक है. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एमसीवी बढ़ा हुआ होगा. आयरन लो होगा, हमने डिस्कस कर लिया. आयरन स्टोर्स फेरिटिन लो होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आयरन स्टोर्स भी लो होंगे. विटामिन बी 12 इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्ले मैंने आपको बताया, तो लो होगा. क्लोराइड अपने आप ही लो हो जाएगा क्योंकि बॉडी में एचसीएल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, राइट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें क्लोराइड चाहिए होता है, तो क्लोराइड लो हो जाता है, तो एचसीएल बन ही नहीं रहा बॉडी में, तो क्लोराइड का आपका
जो हम कराते हैं ब्लड वर्क, तो उसमें कम आ सकता है। टोटल प्रोटीन क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन नहीं हो रहा तो प्रोटीन कम होगा। ALP, जिंक चाहिए होता है इस एंजाइम के लिए, तो जिंक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन फिर कम हो जाती है। तो ये थोड़े इंटरप्ले रहते हैं, एंड दैट इज हाउ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को एनालाइज करके वी कम टू अंडरस्टैंड दैट दिस माइट बी द रूट कॉज। यस, टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो टेस्टिंग इस तरीके होती है कि ये देखो, फर्स्ट इज ब्रेथ टेस्ट। रिलायबल है एक्टिव इन्फेक्शन के लिए, नॉन इन्वेसिव है, तो यहाँ से पता लग सकता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट, एक्टिव इन्फेक्शन है तो स्टूल टेस्ट में पता लग सकता है। बायोप्सी है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, एक्टिव इन्फेक्शन है, एंड तब आपको पता लग सकता है। एंटीजन टेस्ट होता है, एक्टिव इन्फेक्शन नहीं इंडिकेट करेगा ये, बट एंटीबॉडीज जो है आपकी बॉडी में हाई आ सकती हैं उसके बाद भी, कैन स्टे हाई फॉर 2 years पोस्ट ट्रीटमेंट। यस, लेकिन आपको सही बताऊं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ब्रेथ टेस्ट के थ्रू, कई बार जो बायोप्सी होती है उसके थ्रू पता लग जाता है। बायोप्सी और ब्रेथ टेस्ट वगैरह काफी कॉमन यूज जो है इन चीजों का किया जाता है। नेक्स्ट अप, गिव मी अ सेकंड, या नेक्स्ट अप, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, ट्रीटमेंट बड़ा एक इस तरीके से है कि देखो, पहले क्या करते हैं, एक एचप्लोरा किट बोलते हैं, HP किट बोलते हैं उसको, ठीक है, 14 days 21 days का आता है। ये क्या करते हैं कि एक कम्बिनेशन होता है एंटीबायोटिक्स प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का, टू इरेडिकेट बैक्टीरिया, रिड्यूस स्टमक एसिड, टू अलाउ हीलिंग। पहले तो आपको PPIs एंड एसिड्स देते हैं कि बचा कुचा जो आपका स्टमक एसिड जो भी है ना, तो वो भी लो हो जाता है। ठीक है, तो एच पेलोरे तो वॉल्स में चुप के बैठा हुआ था, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो ऐसे निकलता है कि अच्छा भाई एसिड कम हो गया, मैं देखूं बाहर जाके सब ठीक है, तो वो थोड़ा निकलता है, तो उसको आप नूक कर देते हो फिर एंटीबायोटिक से, मेडिसिन से। होता क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहे बैक्टीरिया मर भी गया, लेकिन PPI और एंटीबायोटिक से होता क्या है कि एक तो फ्यूचर के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है ये, आपका जो बैक्टीरिया है दोबारा कभी हो गया, और हुआ क्या कि HCl आपने और लो कर दिया, दोबारा कभी आपके सिस्टम में H. pylori आ जाएगा। तो होता है ऐसे बहुत बारी कि पीपल कम टू मी एंड उनको पहले H. pylori हुआ था तो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, फिर कई बार दोबारा भी H. pylori आ जाता है उनके सिस्टम में, तो दे आर इन दैट कॉन्स्टेंट लूप, क्योंकि उन्होंने अब सिस्टम को एक वल्नरेबिलिटी पे और ज्यादा डाल दिया। या तो सिस्टम को इंटरनली हील करना होता है, दैट इज माई व्हाट यू कॉल प्रोसेस विद यू और माय क्लाइंट्स, अगर आपको H. pylori है, यहाँ रहा था। ओके, अब let me show you one case study, very interesting case study. This guy came to me a little while back, and he had a history of H. pylori. डायग्नोस कंडीशन आपने मेरे को बताई थी पहले जो थी, तो वो क्या थी उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मुझे एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ था एंड डॉक्टर्स के पास गया। इट नॉट रिजॉल्व, बट उसके जो इफेक्ट्स थे वो मुझे 2 साल तक मेरे साथ थे। मैं हमेशा से फेस करता रहा था इशू, बट आई जस्ट इग्नोर इट। बट एक टाइम आ गया ऐसा कि जब इग्नोर इग्नोर करना नहीं हो पा रहा तो लकीली आई गॉट योर इन्फॉर्मेशन, I contacted you. आप क्या फील कर रहे हो? तो फर्स्ट वीक it was same like before. I was having acid reflux and all, but within 1 week itself, most of the issues were not there. I feel a lot better. I don't get any acid reflux or something. It hit me in all sort of ways. Now I'm having a better lifestyle. कि खुद से भी चीजें ट्राई करी। तो आपको क्या लगता है कि हाउ डिड कोचिंग हेल्प यू? सो व्हेन यू गेट अ कोच, you are responsible to him. In your mind, you have something like somebody is expecting you to do something, and you have to do it for him. First, we do it for ourselves, no doubt. But someday we think of cheating or something, but we know that somebody is there to check that. And this motivate us. Great, bro. Great. Anything else? जो कुछ कहना चाहोगे? All I will say that you are very helpful and you have motivated me a lot. And I feel
taking your health is one of my best decisions. Yeah. And one more thing I'll share with you. Just give me a second. Yeah. So see, on the scale of 1 to 10, we track everything. Yes. So see, so this is Jyotishman ka sheet. So I wanna ask you one question. On the scale of 1 to 10, 1 is the most negative, 10 is the most positive. How would you rate your gut health and digestion at this moment? Take 2 seconds. दे दिया number? Yes. Now, similarly, we track this for our clients. So when he came to me with history of H. pylori, recurrent, infection भी हो जाता था. Then उसके बाद acid reflux was a 1. Bloating was a 1. Gas belching, flatulence. All of these things. Protein intake कम था because पचा ही नहीं पाती थी ना body. Yeah. Like we just discussed. So stress was a 3. या एनर्जी डिप्स रहते थे. रिकवरी बहुत पुअर थी व्हेन यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग. प्रोग्रेस नहीं कर पाता था कुछ भी ट्राई करे. फैट लॉस करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था. एंड सी ग्रेजुअली वीक ओवर वीक एवरीथिंग इम्प्रूव्ड. वी एंटर्ड इन द green zone. Yeah. And within the first 4 weeks, there was a massive, massive improvement. Yes. And he had tried, this prebiotic, that prebiotic, good work, etc. जो भी मार्केट में काफी सारी चीजें आती हैं. Yeah. But it was not helping him. Yes. And now we could make a massive difference for him. So this was a case study. And moving forward, uh, I hope this video helped. Yeah. And moving forward, आपको आज बहुत क्लैरिटी आई होगी सॉरी एच pylori क्या चीज है, क्या करता है. एंड अगर आपको लगता है दैट यू वांट आवर हेल्प, या इन द डिस्क्रिप्शन में भी देयर वुड बी अ लिंक. यस. वो लिंक का यूज करके यू मे बुक अ कॉल विद अस. एंड once we understand you better, so we can discuss onboarding also कि आपका इशू हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको कोचिंग में रिजल्ट लेके आपके लिए आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते, या वट एवर दैट इज. बट if this resonates with you, if you think we can help, link is right below. And I'm signing off. Have a good one. Bye. See you in the next one.